नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में जो आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की यदि बात की जाए तो इनको जो है संविधान के भाग 4 में रखा गया है। और संविधान के भाग 4 में जो है यदि आर्टिकल की बात करते हैं तो आर्टिकल जो है 36 से लेकर 51 तक जो है चर्चा की गई है। अब भारतीय संविधान में जो है इनको कहाँ से लिया गया तो आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। साथ ही दोस्तों इनका उद्देश्य क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, इनके लिए जो है इसको जोड़ा गया था। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे नोट करके लिखेंगे डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता और इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। मतलब यानी जो आर्टिकल 36 से 51 तक हैं इनको जो है दोस्तों अगर इनका कोई उल्लंघन करता है तो उन पर जो है कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि इनको जो है दोस्तों वैधानिक शक्ति जो है प्राप्त नहीं है। तो ये कहा गया है तो यहाँ पे। अब तो साथ ही दोस्तों इनको अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं, फिर देखेंगे स्टेटमेंट भी दिए हुए हैं यहाँ पे, फिर उनके बारे में जो है देखेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों यानी राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में इनकी चर्चा की है। भाग 4 में इनकी चर्चा की गई और भाग 4 में कितने आर्टिकल यानी अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद की यदि बात की जाए तो 36 से लेकर 51 तक जो है संविधान के भाग 4 में इतने भाग हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं ये कहाँ से प्रेरित है। प्रेरित कहाँ से दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से लिए गए। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को यानी डीपीएसपी को जो है लिया गया। और साथ ही दोस्तों इनका उद्देश्य यानी एम्स की यदि बात की जाए, एम कल्याणकारी राज्य बनाना, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, राज्य की कल्याणकारी राज्य से क्या मतलब है दोस्तों, यानी ऐसा राज्य बनाना जहाँ पर जो है सभी को समान न्याय मिल सके, सभी को समान अधिकार मिल सके। तो इस प्रकार कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को जो है जोड़ा गया था दोस्तों। अब यहाँ पे हम नोट करके लिखेंगे डीपीएसपी डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, इसलिए इनको डीपीएसपी जो है कहा जाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, क्योंकि इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, क्योंकि दोस्तों इन्हें जो है वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। अब डीपीएसपी से संबंधित कथन की यदि बात करते हैं तो किसने क्या कहा था, तो अब यहाँ पे हम जानने वाले हैं। हेडिंग डालेंगे डीपीएसपी से संबंधित कथन। डीपीएसपी से संबंधित कथन कौन कौन से हैं तो इनके बारे में जानने वाले हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों केटी शाह के द्वारा। केटी शाह ने जो है डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को जो है क्या कहा था, इन्होंने कहा था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार जो है अदा किया जाता है। और साथ ही दोस्तों जी ऑस्टिन ने कहा था डीएसपी को संविधान की आत्मा जो है कहा था। और साथ ही दोस्तों जी ऑस्टिन यानी ग्रेवलिन ऑस्टिन ने जो है भारतीय संविधान पर रिसर्च करने के बाद जो है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक लिखी थी, जिसके लिए 2011 में
भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से जो है नवाजा था। साथ ही डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने डीपीएसपी को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता जो है बताया है। के सी व्हीलर ने डीपीएसपी को लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा है। साथ ही एल एम सिंघवी ने जो है डीपीएसपी को संविधान के जीवनदायी प्रावधान कहा है। साथ ही टीटी के रस्माचार्य ने जो है डीपीएसपी को भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान या सच्चा कूड़ादान कहा है। इन्होंने क्या कहा था दोस्तों, डीपीएसपी को जो है भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान या सच्चा कूड़ादान जो है कहा था। इन्होंने कहा जब इन आर्टिकल का उल्लंघन करने पर जो है कोई भी सजा का जब प्रावधान नहीं है, तो इसलिए इनको वास्तविक कूड़ादान या सच्चा कूड़ादान जो है कहा था। साथ ही दोस्तों नोट करके लिखेंगे, कानून बनाते समय डीपीएसपी को ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों अब इन सभी को यहाँ पे एक एक करके लिखते हैं। केटी शाह से हम शुरू करने वाले राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। याद रखें दोस्तों, बैंक की सुविधा के अनुसार जो है अदा किया जाता है। अब दूसरे नंबर पर आते हैं दोस्तों, जी ऑस्टिन यानी ग्रेवलिन ऑस्टिन। जी ऑस्टिन ने जो है डीपीएसपी को संविधान की आत्मा कहा था। डीपीएसपी को संविधान की आत्मा कहा। पूछा जाता है डीपीएसपी को संविधान की आत्मा किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने कहा था। और यही जी ऑस्टिन है जिनकी एक बुक थी, कौन सी? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी बुक के लिए जो है दोस्तों 2011 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया भारत सरकार द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जो है डीपीएसपी को क्या कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था? डीपीएसपी को संविधान की अनोखी विशेषता जो है कहा था। डीपीएसपी को संविधान की अनोखी विशेषता कहा था। क्या कहा था दोस्तों? डीपीएसपी को संविधान की अनोखी विशेषता कहा था। किसने कहा था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जी के द्वारा जो है कहा गया था। अब दोस्तों यहाँ पे आते हैं, के सी व्हीलर ने डीपीएसपी को लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा। के सी व्हीलर ने डीपीएसपी को लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा। याद रखें दोस्तों, घोषणा पत्र जो है कहा था, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों एल एम सिंघवी ने डीपीएसपी को संविधान के जीवनदायी प्रावधान जो है कहा है। एल एम सिंघवी ने डीपीएसपी को संविधान का जीवनदायी प्रावधान का संविधान का जीवनदायी प्रावधान कहा है। क्या कहा है दोस्तों?
डीपीएसपी को जो है संविधान का जीवनदायी प्रावधान जो है कहा है एल एम सिंघवी जी के द्वारा। दोस्तों टीटी कृष्णाचारी की बारी आती है, यहाँ पे लिखेंगे टीटी कृष्णाचारी, टीटी कृष्णाचारी। इन्होंने क्या कहा था, डीपीएसपी को इन्होंने वास्तविक भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान या सच्चा कूड़ादान कहा था। डीपीएसपी को भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान या सच्चा कूड़ादान कहा था। सच्चा कूड़ादान जो है कहा था। दोस्तों यहाँ पे हम नोट करके लिखेंगे, यानी कानून बनाते समय डीपीएसपी को ध्यान में रखना चाहिए। कानून बनाते समय डीपीएसपी को ध्यान में रखना चाहिए। याद रखें दोस्तों, ध्यान में जो है रखना चाहिए। अब यहाँ पे अब एक बार पहले इसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर देखेंगे आगे। यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की यदि बात की जाए तो इनको जो है संविधान के भाग 4 में रखा गया है। और संविधान के भाग 4 में जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक चर्चा की गई है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से प्रेरित है, आयरलैंड के संविधान से इनको लिया गया है। इनका उद्देश्य था कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब यहाँ पे दोस्तों डीपीएसपी यानी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, क्योंकि इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। यानी यहाँ पे कहा गया है इनको जो है न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। अगर कोई इन आर्टिकल का उल्लंघन करता है तो उस पर जो है कोई भी कार्यवाही जो है नहीं की जाएगी, क्योंकि ये वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है इनको। डीपीएसपी से संबंधित कथन, केटी शाह ने जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा अनुसार इन्हें अदा करता है, तो ये कहा था किसने, केटी शाह ने। जी ऑस्टिन यानी ग्रेवलिन ऑस्टिन ने डीपीएसपी को संविधान की आत्मा कहा था। और दोस्तों जी ऑस्टिन की एक बुक थी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी बुक के लिए जो है भारत सरकार ने 2011 में पद्मश्री पुरस्कार दिया था। किसको दिया था, जी ऑस्टिन को दिया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने डीपीएसपी को संविधान की अनोखी विशेषता जो है बताया था। के.सी. व्हीलर डीपीएसपी को लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा। एल.एम. सिंघवी डीपीएसपी को संविधान का जीवनदायी प्रावधान कहा। टीटी के समाचारी डीपीएसपी को भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान या सच्चा कूड़ादान जो है कहा था। साथ ही दोस्तों कानून बनाते समय डीपीएसपी को ध्यान में रखना चाहिए, ये कहा गया था। अब आते हैं दोस्तों 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, यानी समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार वैदिक सिद्धांत। तो इनमें जो है कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, तो इन सभी को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो लिखेंगे दोस्तों, यानी 3 वर्गों में इनको विभाजित किया गया है। 3 वर्गों में विभाजित किया गया। 3 वर्गों में जो है विभाजित जो है किया गया है। तो ये 3 वर्ग कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला आते हैं दोस्तों समाजवादी सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत की यदि बात की जाए तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, तो इनको देखेंगे। समाजवादी में कितने आते हैं दोस्तों, यहाँ पे आर्टिकल 38, 39 आता है। 39 ए हो गया दोस्तों, 39 ए। 39 ए के बाद 41, 42, 43, 43 ए हो गया तथा 47। तो ये आर्टिकल किस में आते हैं, समाजवादी सिद्धांत में आते हैं। फिर आते हैं दोस्तों गांधीवादी सिद्धांत। गांधीवादी सिद्धांत में कौन कौन से अनुच्छेद जो है आते हैं, तो कौन कौन से आते हैं, आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, 43 बी आता है, 43 बी, 46, 47, 46, 47 और 48। यदि तीसरे की बात की जाए दोस्तों, तीसरा है उदार वैदिक सिद्धांत। लिखेंगे उदार बौद्धिक सिद्धांत।
उदार बौद्धिक सिद्धांत। अब दोस्तों इसमें कितने आर्टिकल आते हैं तो इसमें भी देख लेते हैं। अनुच्छेद या इसमें दोस्तों आर्टिकल 44, आर्टिकल 45 हो गया, आर्टिकल 48, 48 ये हो गया, 49, 50 तथा 51। तो ये 3 भागों में जो है आते हैं। अब दोस्तों इनमें से कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो तीनों भागों में भी आ सकते हैं, तो वो कोई कन्फ्यूजन जो है नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 की यदि बात की जाए, एक एक करके अब लिखना शुरू करते हैं। अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 36 की यदि बात की जाए तो इसमें किसके बारे में चर्चा की गई? राज्य की परिभाषा में, राज्य की परिभाषा में। याद रखें दोस्तों, राज्य की परिभाषा के बारे में जो है बताया गया, यानी आर्टिकल 12, आर्टिकल 36 और आर्टिकल 154 में किसके बारे में बात की गई है? इन तीनों आर्टिकल में जो है राज्य की परिभाषा के बारे में जो है बताया गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 37, अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 37 में जो है डीपीएसपी किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, ये वाद योग्य नहीं है। तो लिखेंगे डीपीएसपी, डीपीएसपी किसी भी न्यायालय द्वारा, किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, किसी भी नहीं कराया जा सकता। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये वाद योग्य नहीं, ये वाद योग्य नहीं है। याद रखें दोस्तों। अब यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 38 वन की। आर्टिकल अनुच्छेद 38 वन, अनुच्छेद 38 वन में जो है किसके बारे में बताया गया? तो इसमें कहा गया है राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो है सुनिश्चित करे या निश्चिंत करे। तो लिखेंगे राज्य का कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित करे, प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित या निश्चिंत करे, सुनिश्चित या निश्चिंत करे, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 में जो है किसके बारे में कहा गया है? तो इसको भी जो है यहाँ पे लिखेंगे, हेडिंग डाल लेते हैं। आर्टिकल 39 यानी अनुच्छेद 39। दोस्तों पहले जो है इनको 40 तक कर लेते हैं और उसके बाद जो है फिर एक साथ इनका रिवीजन कर लेंगे, ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ जाए। तो आर्टिकल 39 में कहा गया है सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, यानी सामाजिक एवं आर्थिक किसके लिए? आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए जो है कहा गया है किसमें? अनुच्छेद 39 में लिखेंगे सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए, आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देना किस आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल 39 में जो है कहा गया है। अब यहाँ पे आर्टिकल 39 के क्या में देखेंगे क्या कहा गया? आर्टिकल 39, अनुच्छेद 39 के क्या, इसमें दोस्तों किसके बारे में कहा गया? तो इसको भी जो है यहाँ पे हम देखने वाले हैं, यानी सभी को समान रूप से न्याय तथा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई है। किसके द्वारा की गई? तो आर्टिकल 39 के क्या के द्वारा जो है की गई है। और साथ ही दोस्तों
आर्टिकल 39 का क्या जो है, इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है 3 आर्टिकल जोड़े गए हैं। कौन कौन से? 39 के, 48 के और कौन सा दोस्तों, ये 43 के। इन 3 आर्टिकलों को जो है जोड़ा गया। तो आप यहाँ पे देख लेंगे तो लिखेंगे यानी सभी को समान रूप से न्याय तथा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करना। अब यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 39 के क्या को जो है 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया है। 1976 के तहत जो है जोड़ा गया है। तो ये आपको याद रखना। अब दोस्तों आर्टिकल 39 के घ में देखते हैं किसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। अनुच्छेद 39 के घ में जो है किसके बारे में चर्चा की गई। तो यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे, यानी इसमें कहा गया है स्त्री एवं पुरुषों को समान कार्यों के लिए जो समान वेतन का प्रावधान है। यानी स्त्री और पुरुष समान कार्य करते हैं तो उनको जो है समान वेतन देने का प्रावधान किस आर्टिकल में, आर्टिकल 39 के घ में जो है ये कहा गया है। तो लिखेंगे स्त्री एवं पुरुष को समान कार्यों के लिए समान वेतन का प्रावधान है। अब दोस्तों आर्टिकल 40 की यदि बात करते हैं तो आर्टिकल 40 में जो है ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है। लिखेंगे अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में इसमें बताया गया। किसमें दोस्तों? ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में। ग्राम पंचायतों का गठन किसमें बताएगा? आर्टिकल 40 में जो है बताया गया। अब दोस्तों इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। हम यहाँ पे बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को जो है 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं? समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिक सिद्धांत। यानी गांधीवादी सिद्धांत में कौन कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A तथा 47। गांधीवादी सिद्धांत में कौन कौन से आर्टिकल हैं? 40, 43, 43B, 46, 47, 48। उदार बौद्धिक सिद्धांत में कौन कौन से अनुच्छेद हैं? 44, 45, 48, 48A, 49, 50 और 51। तो दोस्तों तीनों भागों में कोई भी आर्टिकल सेम भी हो सकता है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब आर्टिकल 36 की यदि बात की जाए तो इसमें दोस्तों राज्य की परिभाषा दी गई है आर्टिकल 36 में। आर्टिकल 37 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है DPSP किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, ये वाद योग्य नहीं है। यानी आर्टिकल 37 में कहा गया है DPSP किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है। आर्टिकल 38 के वन में कहा गया राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित करे या निश्चित करे। सभी व्यक्ति को जो है समान न्याय मिलना चाहिए, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक हो। तो यह आर्टिकल 38 के वन में कहा गया है। आर्टिकल 39 में सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देने के बारे में इसमें बताया गया। आर्टिकल 39 में आर्टिकल 39 के क्या, यानी आर्टिकल 39 के क्या को जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो है जोड़ा गया था।
यानी इसमें कहा गया है सभी को समान रूप से न्याय तथा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई। आर्टिकल 39 के क में जो है की गई है। यहाँ पे आर्टिकल 39 के घ में कहा गया स्त्री एवं पुरुष को समान कार्यों के लिए समान वेतन का प्रावधान है। यानी स्त्री और पुरुष अगर समान काम करते हैं तो उनको समान कार्य के लिए जो है समान वेतन दिया जाएगा। ये आर्टिकल 39 के घ में जो है कहा गया है। आर्टिकल 40 की यदि बात की जाए तो इसमें ग्राम पंचायतों का गठन के बारे में, यानी दोस्तों ग्राम पंचायत की यदि बात करते हैं तो ग्राम पंचायतों का जो गठन है इसका कहाँ पे हम जिक्र करते हैं तो आर्टिकल 40 में इसका जिक्र जो है किया गया है। अब आर्टिकल 41 की यदि बात करते हैं तो इसमें सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सकें। अनुच्छेद 42 की बात करते हैं तो इसमें कार्य करने की न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं, यानी इसमें जो है स्त्रियों को प्रसूति सहायता, यानी स्त्री अगर गर्भवती है तो उसको जो है 6 महीने की छुट्टी मिल सकती है और साथ ही उनको सैलरी भी आती रहेगी। तो ये कहा गया आर्टिकल 42 में। आर्टिकल 43 की बात की जाए तो राज्य का कर्तव्य है कि वह कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को जीवन निर्वाह के लिए उचित मजदूरी मिल सके। यानी आर्टिकल 43 में कहा गया है अगर कोई मजदूर जो है कृषि और उद्योग में लगे हुए मजदूरों को जीवन निर्वाह के लिए उचित मजदूरी का प्रबंध कर सके, यानी कम से कम मजदूरों को इतनी मजदूरी मिल सके ताकि वे अपने घर का जीवन यापन कर सके, अपने घर परिवार को चला सके और 2 टाइम की रोटी मिल सके और बच्चों को पाल सकें। तो ये आर्टिकल 43 में कहा गया है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 41। तो लिखना शुरू करते हैं। अनुच्छेद 41 की यदि बात की जाए तो अनुच्छेद 41 में किसके बारे में बताया गया है तो अनुच्छेद 41 की हम बात करते हैं। इसमें जो है किसके बारे में दोस्तों, सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सके। सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सके। किस में कहा गया, आर्टिकल 41 में जो है इसको कहा गया। अब दोस्तों आर्टिकल 42 में देख लेते हैं। आर्टिकल 42 अनुच्छेद 42 की यदि बात की जाए तो इसमें जो है किसके बारे में चर्चा की गई, इसमें कार्य करने की न्याय संगत एवं मानवीय दशाओं के बारे में बताया गया। कार्य करने की न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं के बारे में जो बताया गया है। और साथ ही दोस्तों स्त्रियों को प्रसूति सहायता आर्टिकल 42 के तहत दी जाती है सहायता। अब यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 43 अनुच्छेद 43 में किसके बारे में कहा गया है तो इसमें लिखेंगे राज्य का कर्तव्य है कि वह कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को जीवन निर्वाह के लिए उचित मजदूरी मिल सके। तो दोस्तों अब यहाँ पे इसका रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 41 में, यानी सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सके। तो यह आर्टिकल 41 में कहा गया है। अनुच्छेद 42 में कार्य करने की न्याय संगत एवं मानवीय दशाएं, यानी स्त्रियों को प्रसूति सहायता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 43 में राज्य का कर्तव्य है
कि वह कृषि और उद्योग में लगे हुए सभी मजदूरों को जीवन निर्वाह के लिए उचित मजदूरी मिल सके, इसका प्रबंधन कर सके। यानी जो कृषि और उद्योगों में लगे सभी मजदूर हैं उनको कम से कम इतनी सैलरी का प्रबंध कर सके राज्य, ताकि वह अपने जीवन निर्वाह कर सकें, यानी अपना घर का जीवन यापन कर सकें, अपने घर का पालन पोषण जो है कर सकें। तो इसके बारे में आर्टिकल 43 में बताया गया है। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी और इससे आगे का जो बचा है उसको हम कल की क्लास में जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।